अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौसम फकर में खुश आमदीद। लेकिन जो खबर यह है कि रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर गैर मामूली हलचल को रिकॉर्ड किया गया है और बताया गया है कि मिशन ईरान पर गैर मामूली पेशरफ्त के लिए सरगर्मियों में तेजी आ गई है और इस्लामाबाद में कल मिशन ईरान के सिलसिले में एक गैर मामूली इजलास भी होने जा रहा है और नूर खान एयरबेस पर की जाने वाली ये जो गैर मामूली सरगर्मियां हैं वो भी इनफैक्ट कल इस्लामाबाद में होने वाले इस गैर मामूली इजलास की तैयारियों का ही हिस्सा है, जहां पर मुमकिन तौर पर इजलास में शिरकत के लिए जो हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं जिनमें सऊदी अरेबिया, तुर्किया और मिस्र शामिल हैं, उनके वज़राए ख़ारजा भी पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और उनके इस्तकबाल के लिए नूर खान एयरबेस के ऊपर ये तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिशन ईरान के हवाले से ही अमरीकी सदर के खुसूसी नुमाइंदे बराए मशरिक़ वुस्ता जनाब स्टीव विटकॉफ का भी एक अहम ऐलान सामने आया है, जिसके बाद ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी का ये मिशन एक अहम और फैसला कुन मरहले में दाखिल होता दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी जानिब इसराइल इस पेशरफ्त को सबूताज करने के लिए भी सरगर्म है और कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान कि 6 अप्रैल तक ईरान की तवानाई से मुतालिक तनसीबात पर हमले नहीं किए जाएंगे के बावजूद इसराइल की तरफ से ईरान की तवानाई और साफ़ पानी जो मुख्तलिफ शहरियों के लिए मुहैया किया जाता है उसके जो तनसीबात हैं यानी वाटर सेलिनेशन प्लांट्स, उनके ऊपर भी बमबारी की गई है इसराइल की तरफ से। और कल एक मरतबा फिर इसराइल की तरफ से ईरान में भारी पानी से चलने वाले एटमी रिएक्टर पर भी हमला किया गया है और ये 25 दिन में दूसरी मरतबा है जब इराक के इस जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसके ऊपर इसराइल की तरफ से अटैक किया गया है। ईरान की तरफ से ये जो इसराइली हमले हैं इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा जनाब अब्बास अरागची ने एक सख्त इंतबाह भी जारी किया है। वो इंतबाह क्या है? ईरान ने इन हमलों के बाद जो रद्द अमल दिया है उस रद्द अमल की शिद्दत क्या थी और वो कौन कौन से ऐसे मुकामात हैं जहां पर ईरान की तरफ से कल हमले किए गए हैं इसराइल की तरफ से हमलों के रद्द अमल में। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, ये जो दोनों डेवलपमेंट्स हैं इसका जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि मिशन ईरान के हवाले से जो सरगर्मियां हैं वो अब किस हद तक आगे बढ़ रही हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका ईरान सालसी के लिए पाकिस्तान तो मुतहर्रिक है ही, लेकिन अब मिस्र, सऊदी अरेबिया और तुर्किया भी इस सारे अमल के अंदर जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। इस हवाले से कल इस्लामाबाद में एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है और ये जो इजलास है ये 2 दिन जारी रहेगा। यानी इस्लामाबाद में होने वाली ये मीटिंग में जो 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा हैं जिनमें सऊदी अरेबिया, मिस्र, तुर्किया और पाकिस्तान, इनके वज़राए ख़ारजा बैठकर ये जो मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन और ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सालसी की कोशिशें इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं उसके ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा जनाब हाकान फ़िदान ने तुर्किया के नशरती इदारे को एक गुफ्तगू में इस बात का इंकशाफ किया कि ये जो 4 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा का इजलास होना था ये इब्तदाई तौर पर तुर्किया में मुनक्कद होना था और मुमकिन तौर पर ये इजलास अंकारा में होना था। लेकिन हकान फ़िदान का कहना है कि चूँकि इस वक्त हमारे पाकिस्तानी भाई अपने मुल्क में ज़्यादा मसरूफ़ हैं और वहाँ पर होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं ख़ास तौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सालसी की कोशिशें हैं उस तनाजुर में पाकिस्तानी हम मनसब यानी इसहाक डार साहब ने ये रिक्वेस्ट की थी कि मेरा अभी फौरी तौर पर पाकिस्तान से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है, इसलिए ये जो इजलास है इसको पाकिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया है और इम्कान ये है कि इस वीकेंड पर यानी आज रात को या कल ये इजलास इस्लामाबाद में मुनक्कद होगा और इस इजलास के लिए ही नूर खान एयरबेस के ऊपर गैर मामूली सरगर्मियां की जा रही हैं, क्योंकि ये जो दोस्त ममालिक हैं इनके वज़राए ख़ारजा के जो जेट्स हैं वो नूर खान एयरबेस पर ही लैंड करेंगे और नूर खान एयरबेस से ये जो दोस्त ममालिक के वज़राए ख़ारजा हैं इनको इस्लामाबाद में होने वाले इस अहम तरीन इजलास में शिरकत के लिए नूर खान एयरबेस से ही
रवाना किया जाएगा। इसके साथ साथ ये बात भी सामने आई है और ये जो हकान फिदान हैं उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि तमाम जो इस वक्त मुस्लिम ममालिक हैं उन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि हालात किस हद तक क्रिटिकल हैं और किस तरीके से मशरिक़ वस्ता के अंदर जो तनाव है उसमें इजाफा हो रहा है, और मुस्लिम ममालिक को इस बात का भी बखूबी अंदाज़ा है कि किस तरीके से इसराइल मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक को इस तनाज़े में घसीटना चाहता है। और यही वजह है कि तुर्किया और पाकिस्तान दोनों की तरफ से जो तमाम ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के, उनके सामने इस बात को रखा गया है कि वो सब्र का मुजाहरा करें और वो मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े में बराह रास्त हिस्सा लेने से गुरेज करें। बताया गया है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ये जो इजलास है वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है बल्कि इसके जो बेहतरीन नताइज हैं उसके निकलने के भी इम्कानात पाए जाते हैं। उधर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ ने अमरीकी रियासत मियामी में होने वाली एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि उन्हें यकीन है कि मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के खात्मे के लिए ईरान रवां हफ्ते वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात करेगा। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए विटकॉफ से जब ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात के बारे में सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि हमारा ख्याल है कि रवां हफ्ते मुलाकातें होंगी और हम यकीनन इसके लिए पुरउम्मीद हैं। उनका ये भी कहना था कि अमेरिका अपने अमन मंसूबे पर तेहरान के जवाब का मुंतज़िर है। हमारा 15 निकाती मंसूबा मेज़ पर मौजूद है और हम तवक्को करते हैं कि हमारे ईरानी जो हम मनसब हैं वो इसका जवाब देंगे। और उन्होंने इस बात का दावा किया कि अमरीकी मंसूबा तमाम मसाइल को हल कर सकता है। इसके साथ साथ जर्मन वज़ीर ख़ारजा जोहान वाडेफल का भी ये कहना है कि अमरीका और ईरान के नुमाइंदे पाकिस्तान में बातचीत के लिए मंसूबा बना रहे हैं और ये बातचीत जल्द पाकिस्तान में होगी। इसका मतलब ये है कि कल जो होने वाला इजलास है, ये जो तमाम इस्लामी ममालिक हैं, ख़ासतौर पर तुर्किया, मिस्र, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, इस इजलास में पाकिस्तान की तरफ से ये जो तमाम दोस्त ममालिक हैं इनके सामने जो पाकिस्तान का पीस प्लान है वो शेयर किया जाएगा और उनसे इनपुट भी ली जाएगी। अलबत्ता एक और अहम अस्करी सोर्स ने इस बात का इंकशाफ किया है कि एक जानिब ये मिशन ईरान के लिए ही ये 4 मुल्की वज़रा ख़ारजा का इजलास तलब किया गया है और इसके साथ साथ इस बात का इंकशाफ भी किया गया है कि ये जो 4 मुल्की इजलास होने जा रहा है इस्लामाबाद में, इस इजलास में इन्हीं 4 ममालिक के दरमियान वसी तर दिफाई ताउन के हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी और जिस तरीके से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट मौजूद है उसी पर्सपेक्टिव के अंदर ये जो 4 ममालिक हैं यानी पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब, ये अलग से एक वसी तर दिफाई इत्तेहाद की तश्कील भी दे रहे हैं। और इस मुलाकात के अंदर ये जो वसी तर दिफाई इश्तराक है इसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया जाएगा, क्योंकि अब मशरिक़ वस्ता में इस वक्त जो जारी बहरान है उसके खात्मे के लिए अब मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक मल्टीपल ऑप्शंस के ऊपर जो है वो तबादला ख्याल कर रहे हैं। और मशरिक़ वस्ता के ममालिक ये समझते हैं कि उन्हें अब इलाकाई अमन के लिए महज अमरीका पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें जो दस्तयाब तमाम तर वसाइल हैं उनको बरूए कार लाते हुए इलाकाई ब्लॉक्स को तश्कील देना चाहिए। और इसी बुनियाद के ऊपर ये जो कल होने वाला इजलास है इसमें एक जानिब ईरान के साथ जारी तनाज़े और मशरिक़ वस्ता में बहरान के खात्मे पर बात की जाएगी और इसके साथ साथ ये जो 4 मुल्की इत्तेहाद है एक्सक्लूसिव जिसमें पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरेबिया शामिल हैं, इसकी जानिब भी तेज़ रफ्तारी के साथ जो है वो पेशरफ्त की जाएगी। अगर आपको याद हो तो इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपके साथ इस खबर को भी शेयर किया था अब से कुछ अरसा पहले, ये ईरान पर हमले से कबल, कि पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरेबिया के दरमियान बिल्कुल वैसे ही एक मुआहदे के ड्राफ्ट को सर्कुलेट किया गया है जिस तरीके से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट मौजूद है। यानी
یہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہے اس کو ایک اور معاہدے کے تحت دیگر ممالک کو شامل کر کے اس میں مزید وسعت لائی جا رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی نیوکلیئر امبریلا کے نیچے ترکی اور مصر بھی آ جائیں گے، جو کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، خاص طور پر اسرائیل اور مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے تناظر میں۔ لہٰذا اس ملاقات کی جو سگنیفیکنس ہے وہ باقی تمام معاملات سے الگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے اسرائیل اس سارے عمل میں ایک سپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ایک جانب یہ جو مذاکراتی ڈیولپمنٹ ہے اس کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے اسرائیل اس سارے عمل کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ کل ٹرمپ کی جانب سے ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے نہ کرنے کے اعلان کے باوجود اسرائیل کی طرف سے ایرانی توانائی تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے کل ایران کے ایک جو ہیوی واٹر سے چلنے والا ایٹامک ری ایکٹر ہے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے جو 2 سٹیل ملز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سویلین نیوکلیئر تنصیب کے اوپر بھی حملہ کیا گیا، اور یہ حملہ انفیکٹ جو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کی طرف سے 6 اپریل تک جو ایسی تنصیبات پر حملے نہ کرنے کی جو اعلان تھا یہ اس کے بالکل الٹ تھا۔ اور یہ بات ان حملوں کے بعد ایرانی وزیر خارجہ جناب عباس اراغچی نے سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ کیا جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور جناب عباس اراغچی نے اسرائیلی حملے کی تصدیق کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ ایران اسرائیلی جرائم کی جو ہے وہ بھاری قیمت ان کو جو ہے وہ ادا کرنے پر مجبور کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عباس اراغچی کا یہ بھی کہنا تھا کہ نتن یاہو نے امریکی عوام کی جانوں اور ٹیکس پر جوا کھیلا ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم یہ جوا برے طریقے سے ہار گئے ہیں، اور نتن یاہو اب یقینی بنا رہے ہیں کہ اس ہار کا خمیازہ امریکی عوام بھگتیں۔ ان حملوں کے بعد ایران کی طرف سے جو رد عمل آیا وہ بھی بہت زیادہ شدید تھا۔ ان حملوں کے بعد جو یمن کے حوثی ہیں انہوں نے اس جنگ میں باضابطہ طور پر شرکت کا اعلان کر دیا، اور نہ صرف اعلان کیا بلکہ آج دن کے آغاز پر حوثیوں کی جانب سے اسرائیل پر پہلا میزائل حملہ کیا گیا، جس کے بعد اسرائیل کے اندر یہ جو حفاظتی سائرن ہیں یہ بجنا شروع ہو گئے، اور اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ ہفتے کی صبح یمن سے اسرائیل کی طرف ایک میزائل داغا گیا ہے، اور یہ جو میزائل حملہ ہے یہ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے شروع ہونے کے بعد پہلا حملہ ہے۔ اسرائیلی فوج کا یہ کہنا تھا کہ خطرے کو روکنے کے لیے دفاعی نظام کو متحرک کیا گیا، اور نیگو کے خطے میں بیر شیبہ شہر اور آس پاس کی کمیونٹیز میں سائرن بجائے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یمن کی طرف سے جو میزائل فائر کیا گیا تھا وہ نیگو صحرا میں قائم اسرائیل کے سب سے بڑے ایٹامک سینٹر کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا تھا، جس کی بنیاد پر وہاں پر جو حملے ہیں اس سے بچاؤ کے سائرن بجائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ کل ان حملوں کے بعد ایران نے اسرائیل پر کلسٹر بامز کی برسات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کویت میں بھی یہ جو امریکی جو بیریا ہے اس کے اوپر اٹیک کیے گئے ہیں، اور ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی طرف سے کل اسرائیل کے اوپر جو میزائلز کے ذریعے کلسٹر بارش کی گئی ہے اس سے اسرائیل میں متعدد مقامات پر شدید تباہی پھیلی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے کویت میں 6 امریکی بحری جہاز تباہ کرنے اور دبئی میں کئی امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ کویت کی الشویخ
सवेख बंदरगाह पर अमेरिका के 6 टैक्टिकल बैरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया है, जिनमें से 3 समंदर में डूब गए हैं, जबकि 3 में आग भड़क उठी है। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों के बाइस इसराइली दारुल हुकूमत में खौफो हिरास फैल गया और मुतअद्दिद इलाकों में हंगामी सूरत हाल भी पैदा हुई। ईरान की जानिब से तेल अवीव में कसीरुल मंजिला इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है और मिसाइल इसराइली फिजा में दाखिल होते ही सायरन बज उठे और लोग शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। पासदारान इनकलाब ने इस बात का दावा किया है कि दुबई के साहिल और एक होटल पर अमरीकी एहलकारों को खुदकुश ड्रोन्स से निशाना बनाया गया है और दोनों हमलों में कई अमरीकी फौजी भी मारे जा चुके हैं। अब ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये भी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से ये जो मिसाइल अटैक किए गए हैं ईरान की तरफ से, उन हमलों के जवाब में जो कि इसराइली फ़ज़ाइया की तरफ से किए गए और जिसके नतीजे में वाटर सैलिनेशन प्लांट्स और ईरान के जो 2 पावर तंसीबात थी न्यूक्लियर, उनको निशाना बनाया गया। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ईरान ने का जो अराक हैवी वाटर न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है ये 1 महीने के अंदर दूसरी मर्तबा निशाना बना है। और इस साइट के बारे में इसराइल का ये कहना था कि हमने इसको इस वजह से निशाना बनाया है कि ये हैवी वाटर रिएक्टर है जो प्लूटोनियम पैदा करने की सलाहियत रखता है और इस प्लूटोनियम को जौहरी हथियारों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लिहाजा हमने इस एटॉमिक पावर रिएक्टर को निशाना बनाया। इससे पहले भी बूशहर के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि रशियन ताउन के साथ लगाया गया है, उसके ऊपर भी इसराइल की तरफ से अटैक किया गया। तो इनफैक्ट ये जो रद्द-ए-अमल है ये इसी सारी सूरत हाल की अक्कासी है। ईरान ने इन हमलों के बाद IAEA के साथ राब्ता भी किया है और उन्हें सूरत हाल की संगीनी से आगाह करते हुए रेडिएशन के खतरे के इम्कान को भी ज़ाहिर किया है। और इसके बाद IAEA की तरफ से एक मरतबा फिर अमेरिका और इसराइल को एटमी तंसीबात पर हमले ना करने का मशवरा दिया गया है, जो कि यकीनी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि आलमी इदारा जो IAEA है ये कतई तौर पर इस वक्त ना सिर्फ गैर फाल है बल्कि उसके अहकामात पर कोई अमल करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा इस सूरत हाल में ये बात अहमियत की हामिल है कि अगर पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है तो फिर ईरान के ऊपर हमलों से रोकने के लिए अमेरिका को इसराइल को पट्टा डाल के रखना होगा, क्योंकि अगर ये पट्टा नहीं डलेगा तो फिर ये जो कशीदगी है इसका खात्मा मुमकिन नहीं हो सकेगा। और ये वजह है कि पाकिस्तान बार बार इस बात का इजहार कर रहा है कि अमन मुज़ाकरात के दौरान ये जो हमले हैं इनको रोक देना चाहिए। और पाकिस्तान ने दोनों फरीकों को, अमेरिका और ईरान, इनके सामने 30 दिन की जंग बंदी की तजवीज़ रखी है। अब कल जो मुज़ाकरात होने हैं उसमें इन्हीं एस्पेक्ट्स के ऊपर गौर भी किया जाएगा और मुमकिना तौर पर ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि आज किसी वक्त ईरान की तरफ से जो अमरीकी चार्टर ऑफ डिमांड था उसका जो ऑफिशियल जवाब है वो पाकिस्तान को मिल जाएगा और उसके बाद इस जवाब को अमेरिका के साथ शेयर करते हुए बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए जो पेशरफ्त है वो मुमकिन बनाई जाएगी, क्योंकि जब तक दोनों फरीक एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठेंगे ये मामला हल नहीं हो पाएगा। और इसी मकसद के लिए जो 4 मुस्लिम ममालिक हैं इनके वज़ीर ख़ारजा कल इस्लामाबाद में बैठकर इस पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के हवाले से हिकमत अमली तय करेंगे। अपने अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।